ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज प्रस्तुत है हमारे राष्ट्र ध्वज से जुड़े प्रमुख पहलुओं और इसके प्रति जन भावनाओं पर केंद्रित रूपक शान तिरंगा। आलेख मेजर सरस चंद्र त्रिपाठी। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम। बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम। तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम। किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज वस्त्र का एक टुकड़ा या रंगों का एक समायोजन नहीं होता। राष्ट्रीय ध्वज का एक एक तंतु देश के बलिदानों से संरक्षित होता है। राष्ट्रीय ध्वज में रंग की एक एक बूंद देश के सैनिकों के बलिदानों के रक्त से रक्षित होती है। मम्मी, भैया को सुना? लगता है 15 अगस्त के कॉलेज प्रोग्राम की रिहर्सल कर रहे हैं। हमारी नेशनल फ्लैग के बारे में स्कूल में मैम ने कुछ बताया था। बेटा, राष्ट्रीय ध्वज किसी भी राष्ट्र का गौरव होता है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समारोह या कार्यक्रम में उन सभी देशों के ध्वज लगे होते हैं जो उसमें भाग ले रहे होते हैं। मम्मी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर देश का अलग अलग राष्ट्र ध्वज होता है? हाँ बेटा, हर राष्ट्र का अलग राष्ट्र ध्वज होता है। जैसे हमारे भारत का तिरंगा है। मम्मी, हम इसे तिरंगा क्यों कहते हैं? मोहिनी, हम इसे तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया यानी सैफरन, उसके नीचे सफेद यानी व्हाइट और उसके नीचे हरा यानी कि ग्रीन। राष्ट्रीय ध्वज के लिए इन रंगों का एक समानुपात में होना आवश्यक है। अब इसको तुम ऐसे समझो कि अगर हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 मीटर लंबा है तो वो 2 मीटर चौड़ा होगा। पट्टियों की लंबाई 3 गुना और उनकी चौड़ाई कुल मिलाकर 2 गुना। वाह, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तो बहुत सुंदर है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। देखिए जी, हमें अपने राष्ट्र ध्वज के बारे में काफी जानकारी तो है ही, लेकिन मेरे मन में अभी भी कई प्रश्न हैं, जैसे कि हमारा इतना प्यारा तिरंगा बनाया किसने? इसका बहुत लंबा इतिहास है। ये राष्ट्रीय ध्वज इस आकार में एक दिन में ही नहीं आया। इस विषय में इतिहास और संस्कृति के मर्मज्ञ डॉक्टर आनंद वर्धन कहते हैं, बापू ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में यह उद्धृत किया कि हमारे स्वराज आंदोलन को एक ध्वज की आवश्यकता है। उनके एक शिष्य लाला हंसराज ने बापू को सलाह दी कि बापू, हमारे स्वराज ध्वज में चरखा को आवश्यक रूप से होना चाहिए। बापू के एक दूसरे शिष्य पिंगली वेंकैया ने कहा कि बापू, ध्वज को डिजाइन करने का काम मैं स्वयं करूंगा। इस प्रकार 1921 में कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले इस ध्वज की डिजाइन प्रस्तुत की गई थी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि चरखे का रंग भी सफेद पट्टी में नेवी ब्लू ही था। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर ये चरखा कैसे हटा दिया गया और चक्र क्यों और कैसे आ गया? इसकी कहानी भी बहुत रोचक है।
इस विषय में राष्ट्रीय ध्वज के नवाचार की विशेष जानकारी रखने वाले समाज सेवी और रक्षा मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव विनय कुमार मित्तल जी बताते हैं, जब अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि भारत को उसकी आजादी 15 अगस्त 1947 को दी जाएगी, तो इस बात पर काफी गंभीरता से विचार होने लगा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या और कैसा होना चाहिए। इसके लिए हमारे कई बड़े नेताओं की समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति में उनके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। 14 जुलाई 1947 को यानी कि स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक महीने पहले इस कमेटी ने यह निर्णय लिया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज वही होगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय ध्वज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा, जिससे कि पार्टी का और राष्ट्रीय ध्वज अलग अलग हों। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को ऐसा भी होना चाहिए जिससे कि हमारी बहुरंगी संस्कृति का प्रदर्शन हो और समावेश हो। इसीलिए अभी तक सफेद पट्टी पर जो चरखा था उसे हटाकर वहां पर सम्राट अशोक का धर्मचक्र चिन्ह लगा दिया गया। सम्राट अशोक ने स्तंभ पर बहुत ही महान प्रतीक विकसित किया था, जिसमें 4 सिंह 4 दिशाओं में मुंह करके बैठे हैं और जिनकी पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। इन चारों सिंह के नीचे एक चक्र बना हुआ है, जिसमें 24 तीलियां यानी स्पोक्स हैं। यह बिल्कुल ही गोलाकार है और एक पहिए की तरह है। इसे ही धर्मचक्र कहते हैं, क्योंकि प्रगति और न्याय का प्रतीक है ये। हमारा नेशनल फ्लैग तो बहुत प्यारा है। क्या कोई इस पैटर्न के कपड़े बनाकर इसको पहन भी सकता है? बिल्कुल नहीं, इसको इस तरह पहन ही नहीं सकते। राष्ट्रीय ध्वज सबके शरीर या पार्थिव शरीर पर नहीं लिपटाया जाता। नेशनल फ्लैग का एक फ्लैग कोड है, जिसमें इसके प्रयोग का विस्तार से वर्णन है। ये सिर्फ उनके पार्थिव शरीर पर चढ़ाया जाता है जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान किया हो, त्याग किया हो। ये हमारे वीर सैनिकों के पार्थिव शरीर पर लिपटाया जाता है। उन महान नागरिकों या नेताओं के पार्थिव शरीर पर भी उनकी मृत्यु के बाद रखा जाता है जिन्होंने हमारे देश के लिए त्याग और बलिदान किया है। जिन लोगों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किए जाने की घोषणा सरकार करती है, उनके पार्थिव शरीर को भी राष्ट्र ध्वज में लिपटाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर किसी भी बलिदानी का सबसे बड़ा सम्मान है। पूर्व उपसेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र सिंह कहते हैं, देश का सैनिक राष्ट्र ध्वज की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसीलिए मरणोपरांत उसके पार्थिव शरीर को राष्ट्र ध्वज में लपेटा जाता है। यह सम्मान हर नागरिक को नहीं मिलता है। हर एक सिपाही की यही तमन्ना रहती है कि उसकी अंतिम यात्रा राष्ट्र ध्वज में लिपटकर पूरी की जाए। जय हिंद। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। जनरल साहब की बातें सुनकर मुझे ध्यान आया कि परमवीर चक्र कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने बहुत ही आइकॉनिक और ऐतिहासिक पंक्तियां राष्ट्र ध्वज के विषय में अपनी मां से कही थी। उन्हें राष्ट्र कैसे भूल सकता है? क्या आप उन पंक्तियों को हमारे श्रोताओं से भी साझा करेंगे? अवश्य। ये लीजिए, उस परमवीर की ओजस्विता की झलक देखिए। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो बेटा मनोज। मनोज, कितनी मुश्किल से तुमसे फोन पे बात हो पा रही है। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ बेटा। तुमसे कांटेक्ट हो क्यों नहीं पा रहा? तुम ठीक तो हो? हाँ माँ, प्रणाम।
मैं भी तुमसे बात करने के लिए परेशान था, मगर यहाँ ना तो समय था और ना ही परिस्थिति उसके अनुकूल थी। तुम हो कहाँ बेटा इस समय? अम्मा क्षमा चाहता हूँ, ये तो मैं नहीं बता सकता कि मैं कहाँ हूँ, परंतु जहाँ भी हूँ तुम्हारे आशीर्वाद से एकदम सुरक्षित और फिट हूँ। अच्छा ठीक है, यही बताओ कि तुम लौट कर कब आओगे बेटा? माँ, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पहले अभियान पर जा रहे हैं। गर्व है माँ कि तुम्हारे बेटे को इस महान अभियान का नेतृत्व सौंपा गया है। वहाँ हमें पाकिस्तानियों से अपनी भूमि छीनकर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराना है माँ। कब लौटेंगे यह तो पता नहीं। बेटा कम से कम इतना तो कहो कि तुम जल्दी ही लौट तो आओगे ना? माँ, या तो मैं तिरंगा फहराकर लौटूंगा या उसमें लिपट कर, लेकिन लौटूंगा जरूर। तिरंगा के प्रयोग के विषय में नेशनल फ्लैग कोड है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। इसके बारे में हमें सबसे अच्छी जानकारी कानून विशेषज्ञ ही दे सकते हैं। आइए हम सुनते हैं सैल्यूट तिरंगा संगठन के अध्यक्ष, कानूनविद और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता हितेश कुमार मिश्र से राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग के विषय में। सबसे पहले 1950 में कानून बनाया गया। यह कानून अगर देखा जाए तो हमें इसके सही प्रयोग करने के बारे में बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी रह गई थी, जिससे आगे चल करके 1971 में इस कानून में बदलाव भी किया गया। और बदलाव के बाद भी कहीं ना कुछ कमी थी, जिसको लेकर के सन 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बनाया गया। और इसमें उन सभी बातों का ध्यान रखा गया जो राष्ट्र ध्वज से संबंधित कानून थे, परंपराएं थी, उन सबको इसमें सम्मिलित कर लिया गया। कब और कहाँ हमें ध्वज को फहराना है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इसका कैसे प्रयोग करना है, कार के ऊपर कैसे प्रयोग करना है, या हेलीकॉप्टर के ऊपर, या हवाई जहाज के ऊपर, या राष्ट्रीय पर्व हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, या फिर अन्य कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है। तो हालांकि अभी हाल में भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम का एक ऐलान किया है। अब इसे दिन और रात दोनों में फहराया जा सकता है। इससे पहले जो तिरंगा था वो अमूमन खादी वस्त्रों का बना था, हाथ से सिला हुआ होता था। लेकिन अब क्योंकि इतने बड़े व्यापक स्तर पर कार्यक्रम करना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी प्रयोग किया जा सकेगा। साथ ही साथ अब आकार कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा बना करके फहराया जा सकता है। हालांकि इसका जो डायमेंशन होगा वो 3:2 के ही रेशियो में रहेगा। हमें ये बताएं कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ क्या नहीं करना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज से अपने शरीर को कभी नहीं लपेटना चाहिए। इसको एक वस्त्र यानी कपड़े के रूप में पहनने के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज को मरोड़ना, फाड़ना, आग लगाना या उस पर पैर रखना या फिर उसे जमीन पर फेंक देना या अपने टेबल पर टेबल क्लॉथ की तरह प्रयोग करना, ये सब बिल्कुल मना है। यानी जहां भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान दिखाई दे वो सब कुछ मना है। इसका प्रयोग सिर्फ उन्हीं स्थानों पर किया जाएगा जहां के लिए नियमानुसार इसकी अनुमति है। क्या हम अपने घर के ऊपर इस फ्लैग को नहीं लगा सकते? हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग अपने घरों पर सन 2006 तक नहीं कर सकते थे, लेकिन न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई भी भारतीय नागरिक इस ध्वज का प्रयोग अपने घर के ऊपर या अपने संस्थान के ऊपर कर सकता है, बशर्ते वो फ्लैग कोड का पूरी तरह से सम्मान करे। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 30 दिसंबर 2021 को कानून में परिवर्तन करके सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए हैं। अब राष्ट्रीय ध्वज को कोई भी अपने घर पर फहरा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का सपना है कि हर भारतवासी के घर पर 13 से 15 अगस्त 2022 तक, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत का तिरंगा फहराया जाना चाहिए। सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि अपने डीपी का परिचय बदल दीजिए, ये महान तिरंगे को वहां पर रख दीजिए। लाखों लाखों स्वतंत्र सेनानी
और हमारे फौज के जवानों ने जो आहुति दी है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए इससे बड़ा कोई अवसर नहीं मिलेगा। और मित्रों, 13, 14, 15 हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा लगाए और दुनिया को परिचय दे कि भारत नींद से उठकर आगे बढ़ने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और भारत महान बनने के रास्ते पर प्रशस्त हो चुका है। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। विदेशों में राष्ट्र ध्वज फहराने का क्या तरीका है? जब राष्ट्रीय ध्वज को किसी ऐसे समारोह में फहराना होता है जहां बहुत से देशों के राष्ट्र ध्वज हैं, तो वहां पर सारे देशों के राष्ट्र ध्वज एक समान ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। यानी उनका धरातल भी समान होता है और जिस पोस्ट पर लगाए जाते हैं उसकी ऊंचाई भी बिल्कुल बराबर होती है। वहां पर कोई बड़ा या छोटा राष्ट्र नहीं होता, बल्कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी देशों के फ्लैग लगाए जाते हैं। अनेक देशों के अलावा यदि संयुक्त राष्ट्र संघ का भी वहां पर ध्वज है तो उसे सबसे दाहिनी तरफ लगाया जाता है। यानी जब हम उन राष्ट्रीय ध्वजों को देख रहे हैं तो हमारे सबसे बाईं ओर। आज हमें इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई और अब कनाडा के टोरंटो शहर से लेखिका और कवित्री मीनाक्षी रैना। भारत से दूर हूँ पर भारत मेरे दिल में है। आज तिरंगे को लेकर मैं अपनी एक कविता सुना रही हूँ। अंबर को छूकर जो लहरा है भारत की शान तिरंगा, हर रंग है इसका गहरा, हम सबका अभिमान तिरंगा, है भारत की शान तिरंगा। वीरों की गाथा है सुनाता, विजय की ये परिभाषा, हर वीर का स्वाभिमान तिरंगा, है भारत की शान तिरंगा। संदेश एकता का लहराए, दे मात्र प्रेम की प्रेरणा, उन्नति पथ पर हो अग्रसर, है प्रगति का प्रतीक चक्र, भारत की पहचान तिरंगा, है भारत की शान तिरंगा, है भारत की शान तिरंगा। तिरंगा अभियान प्रमुख रवि ऑस्ट्रेलिया से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए। आज जब हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ अर्थात आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें ये याद करना है कि किन शहीदों के रक्तों से डूबा ये तिरंगा हमें आजादी दिला पाया है। तो तिरंगे में 3 रंग नहीं है, इन शहीदों का पवित्र लाल रक्त भी शामिल है। ये तिरंगा भारत के नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधता है और देश की एकता अखंडता बनाए रखने को प्राणों तक की बलिदान देने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। चलिए अब हम देश के अन्य हिस्सों में चलते हैं जहां बहुत से लोग राष्ट्रध्वज के सम्मान में अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। मैं सेनाधिकारी की पत्नी मनीषा राघव जब भी अपने देश के तिरंगे को सरकारी इमारत पर लहराते हुए देखती हूँ तो मेरे दिल में खुद ब खुद ही ये जज्बात मचलने लगते हैं। बसंती रुत चमन से मांग के इत्र मल जाए, बसंती रुत चमन से मांग के इत्र मल जाए, घटा अमृत बनकर बरसने को मचल जाए। इस तिरंगे की गजब है शान जब, इस तिरंगे की गजब है शान जब, लहराए अंबर में दिशाएं होड़ करती हैं, हवा इस ओर चल जाए। तिरुवनंतपुरम से ब्लेसन राजू कहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगे के बारे में सोचते वक्त मुझे गांधी जी की बातें याद आती है। एक झंडा सभी राष्ट्रों के लिए आवश्यकता है, इसके लिए लाखों की जान जा चुकी है। इसलिए भारत के बारे में सोचते वक्त हमारे वतन के प्रतीक के रूप में मन में तिरंगा ही लहराता है। हालांकि भारत की संस्कृति, भाषा, जाति, धर्म आदि सब अलग अलग होने पर भी हमारे मन में एकता की भाव को जागरूक करके देश की अस्मिता को बनाए रखने के लिए तिरंगा सक्षम है। तिरंगे देश की एकता की शान है। आइए दक्षिण भारत से अब मध्य भारत में।
हम इंदौर से एडिशनल एसपी मनीषा पाठक सोनी की भावनाओं को सुने। तिरंगा मेरे देश की आन बान शान है, मेरा अभिमान है और ये हम सब के लिए एक ऐसा मौका है कि हम अपने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन महान नायकों को, नायिकाओं को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें आज ये आजादी का दिन दिया, आज ये हमें प्रगति का, तरक्की का मौका दिया कि हम सब अपने देश को विश्व के सर्वोत्तम देशों में ला सकें, इतनी ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश से वायुसेना के सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन महंतो पांगिंग पाओ एक घटना का स्मरण कर रहे हैं। जब हम इंडियन एयरफोर्स में सुखोई 30 रशिया से लेके आए थे पहली बार, तो 1998 में हमने रिपब्लिक डे फ्लाई पास में सुखोई 30 जहाज को इंडियन ट्राई कलर या तिरंगा कलर कर दिया और तिरंगा कलर लगाने के बाद सुखोई 30 से हमने राजपथ के ऊपर फ्लाई पास किया और हमें इस अवसर पर बड़ा गर्व महसूस हुआ कि हवा में तिरंगा पेंट किया हुआ सुखोई 30 विमान लेके उड़ पाए हैं। आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब 13 से 15 अगस्त को अपने घर में तिरंगा लहराए। ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म विकास का मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी का विचार है, हर घर तिरंगा यह भारत को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा मुहिम है। खासकर आजादी के अमृत पर्व पर यह एकता, समरसता और सार्वभौमिक भाईचारे की जो राष्ट्रीय मूल्य परक मुहिम है उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसके पीछे निश्चित रूप से हमारे देश का पूरा शौर्य, बलिदान, एकता और हमारा संकल्प समाहित है। 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज मूल रूप में स्वीकार किया गया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तिरंगे को लेकर के भारत की 72 महिलाओं का एक समूह था जो लीडिंग वुमेन के रूप में हम उन्हें देखते हैं और उसमें हंसा मेहता हमारे देश की एक ऐसी महिला थी जिन्होंने राष्ट्रीय झंडे को संसद में राजेंद्र प्रसाद जी को 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को सौंपा था। पटना से प्रोफेसर अशोक अंजुमन बताते हैं, तो पहला तो इसका जो ये था कि इसने राष्ट्र के स्वरूप को, जो आइडिया ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है कि जो भारत के राष्ट्र राज्य की कल्पना हो रही थी 20वीं सदी के शुरुआती दौर में, उसको एक मूर्त स्वरूप प्रदान किया। तिरंगा एक प्रतीक बन जाता है भारत के एकता का। जब 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात होती है तो एक तरफ थाना था जो कि प्रतीक था ब्रिटिश साम्राज्यवाद का और एक तरफ झंडा था जो कि था एक नव उभरते राष्ट्रवाद का प्रतीक। ये दो प्रतीकों के बीच में लड़ाई हो रही है। तो एक यात्रा शुरू होती है जो 42 तक आते आते एक और ठोस स्वरूप प्रदान कर लेती है और 42 के आंदोलन में झंडा दिलो दिमाग में रच बस जाता है। सिक्किम से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रोफेसर विनोद शर्मा अपने भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिस पर हर भारतवासी को गर्व होगा। ये कार्यक्रम हर नागरिक को गर्वान्वित करेगा। जब भी भारत की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल में कहीं पर भी जीत होती है, कारगिल युद्ध में जब हमारे सिपाही जीते तो उन्होंने अपनी खुशी का इजहार वहां पर तिरंगे को फहरा करके किया। भोपाल से भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी और अपर सचिव संस्कृति विभाग शिल्पा गुप्ता। 13 से 15 अगस्त के बीच जन भागीदारी से हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि सभी घरों में झंडा लहराए और इसके अंतर्गत सरकारी और निजी प्रतिष्ठान भी शामिल हैं।
इसके अलावा इस अभियान में भाग लेने के लिए सरकार ने एक वेबसाइट भी बनाई है, harghartiranga.com। तो इस पर भी जाकर हर घर तिरंगा प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं नागरिक। इसमें ये बहुत इजी है। इसके लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करके लोकेशन जो है वो ऑन रखनी होती है। तो उसके बाद डाउनलोड या प्रिंट सर्टिफिकेट आता है, उसका ऑप्शन, तो हम लोग वो सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। सैल्यूट तिरंगा संगठन के अध्यक्ष राजेश झा अपनी भावनाएं कुछ यूं व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, तिरंगा को देख के मैं सही बोलूं तो ऐसा लगता है जैसे कि छाती चौड़ी हो जाती है। एक मन में इस तरह सा भावना आता है जैसे लगता है कि हम विश्व को जीत लेना चाहते हैं। जब तिरंगा को आसमान में फहरता हुआ दिखता है तो हमें लगता है कि हमारे क्रांतिकारी साथियों ने, जो लोग जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उसकी कल्पना करके हमारा मन विभोर हो जाता है और हम उनको याद करते हैं। और इस तिरंगे के शान में हम उन्होंने जो अपना बलिदान दिया है उसको आज हम याद करते हैं और इस तिरंगे के माध्यम से ही उनको याद कर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और देश को एक सशक्त बनाने के लिए सभी मिलकर इस कार्य को करें, ये प्रेरणा हमें तिरंगा से मिलता है। अद्भुत, कितना वैविध्य, कितने सुंदर संदेश। यही तिरंगा हमें भिन्न भिन्न भाषाएं, भूभाग, भांति भांति के सांस्कृतिक परिवेश और खान पान होने पर भी एक सूत्र में बांध कर रखता है। आइए तिरंगे पर अमर गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद जी से उनके इस गीत के विषय में सुनते हैं। इस गीत को भारत का पहला सर्वमान्य ध्वज गीत भी माना जाता है। हरिपुरा कांग्रेस में जब मैं गया और वहाँ पर आखिरी दिन जो झंडा गीत गाया गया उसमें सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सारे नेताओं ने और कम से कम 50,000 आदमियों की भीड़ में जब गीत गाया गया, मैं बीच में बैठा हुआ गीत सुन रहा था। मेरे पास जगदम्बा प्रसाद हितैषी कवि बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे आह्लादित देख करके पूछा कि इस वक्त तुम्हारे मन में क्या हो रहा है। मैंने कहा मेरे मन में हो रहा है मेरा जीवन आज सार्थक हो गया, आज के बाद कोई झंडा गीत न गावे तो भी मैं अपने को कृतार्थ मानूंगा। तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान तिरंगा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारे राष्ट्र ध्वज से जुड़े प्रमुख पहलुओं और इसके प्रति जन भावनाओं पर केंद्रित ये रूपक अभी आपने सुना। आलेख मेजर सरस चंद्र त्रिपाठी, वाचन स्वर राजश्री त्रिवेदी और जैनेन्द्र सिंह, नाट्यांश के कलाकार नवोदिता मिश्रा, मनोज माइंडकर, तुषार पाराशर और सारा माइंडकर। प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा। प्रस्तुति सहायक हरदीप सिंह और धीरज कुमार सोनी। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।